लोग बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, पौधों में खाद्य पदार्थों का, पौधों में परिवहन लिख देते हैं, पौधों में पदार्थों का परिवहन, पदार्थों का परिवहन, पौधों में पदार्थों का परिवहन। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हमने लिखाया पिछले क्लास में कि पौधों में पदार्थों का परिवहन दो रूपों में होता है। कितने रूपों में प्यारे बच्चों? हाँ, यानी दो रूपों में होता है। ध्यान से सुनो, में होता है। वो दो रूप कौन सा होता है प्यारे बच्चों? वो होता है सबसे पहला स्थानांतरण, ठीक है बच्चों, और दूसरा हो जाता है बच्चों वाष्पोत्सर्जन, है ना, वाष्पोत्सर्जन। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जानते हैं कि पौधों में बच्चों जल प्लस खनिज लवण, जल प्लस क्या है बच्चों? खनिज लवण। क्लियर है बात को? जल और खनिज लवण का परिवहन किस संवहन ऊतक के द्वारा होता है बच्चों? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा, ठीक है। और अगर बात करेंगे बच्चों खाद्य पदार्थों का, ये सवाल खूब पूछा गया है एग्जाम में कि खाद्य पदार्थों का बच्चों परिवहन किस ऊतक द्वारा होगा प्यारे बच्चों? फ्लोएम के द्वारा होगा। बहुत अच्छा, चलिए जाइलम और फ्लोएम। क्या बच्चों इन दोनों की क्रिया इससे रिलेटेड है क्या? बिल्कुल है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ही जल और खनिज लवण, क्या बोलो? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्यारे बच्चों जल और खनिज लवण का परिवहन होता है। जल और खनिज लवण का परिवहन पौधों में किस क्रिया के द्वारा होगा प्यारे बच्चों? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। और खाद्य पदार्थ बच्चों, जो आवश्यक खाद्य पदार्थ होंगे, इनका परिवहन बच्चों किस क्रिया के द्वारा होगा? स्थानांतरण के द्वारा। यानी हम लोग ये कहेंगे प्यारे बच्चों कि स्थानांतरण का मतलब यह होता है कि आवश्यक खाद्य पदार्थ, जितने भी खाद्य पदार्थ पत्तियों में बनते हैं, उन खाद्य पदार्थों को जड़ तक पहुंचाना और जड़ से खाद्य पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाने की जो क्रिया विधि होती है, उसी को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्थानांतरण कहते हैं। क्लियर बात है? यानी स्थानांतरण अगर नहीं होगा तो खाद्य पदार्थों का परिवहन भी नहीं होगा। ये तो हो गया स्थानांतरण का गप। स्थानांतरण में मुख्यतः प्यारे बच्चों कौन सा ऊतक भाग लेता है? फ्लोएम ऊतक। और फ्लोएम ऊतक की कौन सी कोशिका भाग लेती है प्यारे बच्चों? वो होगा चालनी कोशिकाएं। क्या होगी बच्चों? चालनी कोशिकाएं ये भाग लेगी प्यारे बच्चों, जो स्थानांतरण की क्रिया को संपूर्ण करेगी। तो यहाँ से कितने सारे सवाल बनते है ना। पहला सवाल ये बना, स्थानांतरण के द्वारा किनका परिवहन होता है? अब बोला जाएगा खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए कोई संवहन ऊतक मौजूद है, वो कौन है प्यारे बच्चों? अब फ्लोएम की कौन सी कोशिका? चालनी कोशिका है। क्लियर हो गया बात? अब आते हैं प्यारे बच्चों, क्या हमारे पास है? वाष्पोत्सर्जन। अब ये वाष्पोत्सर्जन वैसी क्रिया विधि होती है, वैसी विधि होती है जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? जल और खनिज लवणों का, जल और खनिज लवणों का परिवहन होता है। तो कहां से कहां होगा प्यारे बच्चों? जड़ से पत्तियों तक। कहां से कहां? जड़ से पत्तियों तक खनिज लवणों का परिवहन होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है प्यारे बच्चों? पौधे के वायवीय भाग, पौधे के वायवीय भाग कौन होते हैं? पत्तियां। पत्तियां क्या है? स्टोमाटा है, रंध्र है उसमें। तो वायवीय भागों में तक, है ना, पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन, ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वाष्पोत्सर्जन। तुमसे सवाल ये पूछा जाएगा कि वाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है?
क्या पौधों में वाष्पोत्सर्जन आवश्यक है या नहीं है? कारण बताएं। तो क्या होगा बच्चों? आवश्यक है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के क्रिया के द्वारा ही पौधों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। किस ऊतक के द्वारा? जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। क्लियर हो गई बात? यानी वही उसी में पाया जाता था बच्चों, वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं, यही था, वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं। बस इतना तो दिमाग में रख लेना बच्चों। तो जो बात हमने लिखा है यहाँ पर बच्चों, इसको डिफिनेशन में हम लिखेंगे और चीजों को समझेंगे। स्थानांतरण मतलब समझ में आ गया, यानी खाद्य पदार्थों का पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। इस क्रिया में पौधे के कौन से संवहन ऊतक भाग लेते हैं? फ्लोएम ऊतक भाग लेते हैं। और फ्लोएम ऊतक की कौन सी कोशिकाएं भाग लेती है? चालनी कोशिकाएं भाग लेती है। काम खत्म हो जाएगा स्थानांतरण। दूसरा कब आ जाएगा क्या बच्चों? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन वैसी क्रिया होती है जिसमें जल का निष्कासन पौधे के वायु भागों अर्थात पत्तियों के स्टोमाटा से होता है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? वाष्पोत्सर्जन करते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्यों जरूरी होता है? पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि बच्चों अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो जल एवं खनिज लवणों का परिवहन पौधे के वायु भागों से नहीं होगा। यानी पौधों के में जो जल और खनिज लवण एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचता है वो चीज नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा, जिससे पौधे जीवित नहीं रहेंगे बच्चों। क्लियर हो गया बात? जल और खनिज लवणों का परिवहन किस संवहन ऊतक के द्वारा होता है प्यारे बच्चों? वो हो जाएगा जाइलम संवहन ऊतक। ये भी बातें क्लियर हो गई। अब सुनिएगा बच्चों कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर स्थानांतरण है, वाष्पोत्सर्जन है, तभी पौधे जीवित हैं। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बच्चों माना जाता है, ये देखा जाता है कि प्रतिदिन अगर एक मकई का पौधा लेते हैं तो प्रतिदिन एक मकई का पौधा 3 से 4 लीटर जल का निष्कासन करता है। और कहा यह जाता है बच्चों कि अगर पत्तियों की बात किया जाए तो पत्तियों से ही, ध्यान से सुनिएगा, पत्तियों से ही वाष्प का उत्सर्जन होता है, जल वाष्प का उत्सर्जन होता रहता है। क्लियर हो गई बात को? तो तमाम चीजों को हम लोग क्या करेंगे बच्चों? डिफिनेशन लिखेंगे। एग्जाम में हमसे क्या सवाल पूछेगा? यही पूछेगा स्थानांतरण क्या होता है, पौधे में इसकी आवश्यकता क्यों होती है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन का पौधे में क्यों आवश्यकता है। तो ये चीज की बात होगी। चलो लिखा जाए, नंबर 1 में लिखा जाए बच्चों, डील करेंगे। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, पूरा चीज हम अभी लिखा देंगे इसको। सबसे पहला लिखेगा स्थानांतरण। लिखा जाएगा पौधों के परिवहन में वैसी क्रिया जिसके द्वारा आवश्यक खाद्य पदार्थों का संवहन ऊतक फ्लोएम के चालनी कोशिकाओं द्वारा पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। स्थानांतरण कहलाता है। इसी क्रिया के द्वारा विधि से गति संपन्न होती है तथा खाद्य पदार्थों का पत्तियों से जड़ तक एवं जड़ से पत्तियों तक खाद्य पदार्थों का पत्तियों से जड़ तक एवं जड़ से पत्तियों तक परिवहन में होने वाली गति विदेशी गति कहलाती है।
क्लियर हो गया बच्चों? दूसरा कौन सा होगा हमारा? वाष्पोत्सर्जन। डिफिनेशन पूछेगा तो बना लेना आराम से। ऐसे ऐसे लिख सकते हो खाद्य पदार्थ। अच्छा लोग चलेगा, ऐसे लिख देते खाद्य पदार्थों के विलयन का, चलेगा इसे लीजिए। दूसरा है प्यारे बच्चों वाष्पोत्सर्जन। नंबर 2 वाष्पोत्सर्जन। पौधे के परिवहन तक कैसे होने वाली ऐसी क्रिया जिसमें पौधे के वादी भागों से पत्तियों के स्टोमाटा निकल गया, वादी भागों से पत्तियों के स्टोमाटा प्राप्त सरणियों फलनता के कारण जल का वाष्प के रूप में संवहन ऊर्जा का वाष्प के रूप में ऐसे लिखा है। उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्रिया संवहन ऊर्जा के जाइलम की वाहिकाएं एवं वाहिनी द्वारा। ये क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है बच्चों? आवश्यक क्यों? इसमें लिखेंगे आवश्यक क्यों है। ये चीज प्यारे बच्चों आप लोगों को खुद से बनाना है ये सब, ठीक है? हमने यहाँ एक सवाल लिख दिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों के रंध्र अर्थात अच्छा स्टोमाटा के बारे में तुम लोगों को बहुत पहले ही बता दिए थे ना, अर्थात स्टोमाटा क्रिया पत्तियों के रंध्र तथा स्टोमाटा के द्वारा होता है। ये वाला जो क्वेश्चन हम लिखे हैं बच्चों आवश्यक क्यों है, इसको लिख लीजिएगा और हमको बना के चेक कराइएगा कि क्या लिखे आपके पास। वाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है, क्या इसके पीछे का रीजन है? और लिख लीजिएगा बच्चों वाष्पोत्सर्जन में जल एवं खनिज लवणों का जड़ से पत्तियों तक होने वाली गति एक दिशा गति कहलाती है। ऐसे दिल लगा के आपको लिखना मना है, तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों तुरंत पैराग्राफ को चेंज कर देंगे, ठीक है? पैराग्राफ चेंज कर देंगे, यहाँ तक लिखे पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिख दिए। ये इसलिए बता देते हैं बच्चों क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व होना है,
डायरेक्ट सवाल पूछ देगा कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है। पहला गम कहाँ, पत्तियों में। अगर ये भी दिया रहे तो दूसरा क्या होगा, रंध्र में या स्टोमाटा में होता है प्यारे बच्चों। पत्ती में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं ना, उसी छिद्र को ही क्या कहता है, स्टोमाटा कहा जाता है। अगर उसको अच्छे से देखोगे तभी तुमको वो छिद्र दिखाई देगा माइक्रोस्कोप की सहायता से। पूछ देगा वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, जल एवं खनिज लवणों का जड़ से पत्तियों तक होने वाली जो गति है वो एक दिशीय गति। यहाँ ये पूछा था सवाल, एक दिशीय गति क्या है और द्विदिशीय गति क्या है। आपने देखा द्विदिशीय गति किसमें था, स्थानांतरण में, और एक दिशीय गति किसमें आ गया बच्चों, वाष्पोत्सर्जन में। अच्छा बताओ, वाष्प का उत्सर्जन कहाँ होगा, पत्तियों से ना होगा, कहाँ होगा, पत्तियों से होगा। पौधे के अन्य किसी भागों से नहीं होगा, केवल कहाँ से होगा, पत्तियों से। अच्छा बच्चों बताओ, तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं पत्तियों में, उस खाद्य पदार्थ को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसी को कहते हैं स्टार्च। क्या कहते हैं, स्टार्च। याद रखिएगा, क्या कहेंगे उसको, स्टार्च कहते हैं, ठीक है। और स्टार्च की जो जांच होती है प्यारे बच्चों, कहीं भी ऑब्जेक्टिव पूछ देगा अगर कि किसी चीज में या किसी वस्तु में या किसी पौधे में स्टार्च है या नहीं है, कैसे पता करोगे, तो इसकी जांच किया जाता है बच्चों आयोडीन टेस्ट। कौन सा टेस्ट प्यारे बच्चों, आयोडीन टेस्ट, यानी आयोडीन की जांच की जाती है, आयोडीन जांच। जैसे ही आयोडीन का जांच छिड़केगा बच्चों, अगर वो काला हो गया, आयोडीन होता है प्यारे बच्चों वो भूरे रंग का होता है, तेल की तरह होता है, और अगर उसमें छिड़का किसी चीज में, कोई पौधा में, अगर वो भाग काला पड़ गया, समझ जाओ वहां पर स्टार्च मौजूद है। अगर काला नहीं पड़ा तो स्टार्च वहां नहीं है, ठीक है। जैसे एक आलू को ले लो, आलू को तुम काट दो बीचों बीच और उसमें आयोडीन डाल दो, तो देखोगे आलू का जो वो सतह है जहाँ तुमने डाला था वो बिल्कुल काला हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आलू में स्टार्च मौजूद रहता है। क्लियर बात है। जब स्टार्च है तो कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट इसमें मौजूद है। क्लियर हो गया बात को। चलिए क्या लिख दिया जाए, जंतुओं में परिवहन, हेडिंग लगाया जाए पहले बच्चों। अब बात करेंगे जंतुओं में परिवहन। तो जंतुओं में परिवहन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जंतुओं में परिवहन, इसमें सभी चीजों का परिवहन लेंगे। जैसे हम लोग पहले पीछे पढ़ चुके हैं, भोजन खाते हैं, भोजन पचता है, और वो भोजन में मौजूद आवश्यक तत्व होते हैं, उस तत्व को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है ना। यहाँ तक कि हार्मोन्स को भी शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना होता है, आवश्यक तत्वों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना होता है, प्रोटीन्स को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना होता है। ये तमाम चीजें, और जहाँ तक कि ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक क्या होता है प्यारे बच्चों, पहुंचाना पड़ता है। तो इसको पहुंचाने के लिए जंतुओं में जो तंत्र पाए जाते हैं बच्चों, उसी को कहा जाता है परिवहन तंत्र। अब ये परिवहन तंत्र किन चीजों से मिलकर बना होता है, ये परिवहन तंत्र बच्चों बना होता है रुधिर या रक्त, जिसको हम लोग रक्त कहते हैं। हमारे शरीर में रक्त का क्या काम है, इसको समझेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। हमारे शरीर में रक्त है भाई, कितना है, कितना होना चाहिए और क्यों है, इसका काम क्या है शरीर के अंदर में रक्त का। पहला बात रक्त का। दूसरा हो जाता है प्यारे बच्चों हृदय का। शरीर में हृदय का काम क्या है, शरीर में यह हृदय किस तरह से ये कार्य करती है, अगर हृदय क्यों गति करती है, हृदय क्यों धड़कनें उसकी धड़धड़ करती रहती है, उसका काम शरीर में क्या है, क्या हो अगर वो रुक जाए, क्या हो वो अगर अपने क्षमता से अनुरूप ज़्यादा तेज गति से चलने लगे या उसकी गति धीमी पड़ जाए। तो हृदय की संपूर्ण संरचना, हृदय में रक्त का परिवहन कैसे होता है, ये तमाम चीजों के बारे में। हृदय में अधिकांशतः रक्त ही भरा रहता है जैसे, तो हृदय हो गया। पहले पढ़ेंगे हम लोग रक्त के बारे में, उसके बाद हृदय के बारे में, उसके बाद तीसरा और अंतिम में क्या हो जाएगा बच्चों कि रक्त जो चलते फिरते हैं, कोई नली होता होगा, नली तो होता है जिसको हम लोग नस कहते हैं, नहीं सकते हैं, शरीर में नस पाई जाती है,
ये भी नस बच्चों दो तरह के पाए जाते हैं, एक धमनी होती है, एक शिराएं होती है। मोटी वाली नसों को धमनी कहा जाता है और पतली वाली जो नसें होती है उसको शिराएं कहा जाता है। तो इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी परिवहन तंत्र बच्चों दरअसल किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? रुधिर या रक्त से, दूसरा बच्चों हृदय से, तीसरा बच्चों रुधिर या रक्त वाहिनियां से या नलिकाएं से मिल करके जंतुओं में संपूर्ण परिवहन होता है। तो परिवहन किन चीजों का होगा? आवश्यक खाद्य पदार्थों का होगा, ऑक्सीजन का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, हार्मोन्स का होगा, है ना। तो अन्य चीजें कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का शरीर में क्या होगा? संचालन होगा एक भाग से दूसरे भाग। तो इसीलिए बच्चों क्या किया गया, इसमें एक परिवहन तंत्र विकसित है। तो यानी कहेंगे बच्चों जंतुओं में परिवहन के लिए एक परिवहन तंत्र विकसित है जिनमें निम्नलिखित अंग सम्मिलित हैं। सबसे पहला रुधिर या रक्त, दूसरा हृदय, तीसरा बच्चों क्या हो जाएगा? रक्त वाहिनियां, है ना, या रक्त वाहिकाएं भी कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत में क्या आएगा प्यारे बच्चों? धमनी और क्या? शिरा, है ना। महाधमनी आएगा, फुफ्फुस धमनी आएगा, फुफ्फुस शिरा आएगा, महाशिरा आएगा। ये सभी चीजें इसमें आने वाली। क्लियर है? हृदय की गति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? हृदय अगर अपनी क्षमता के अनुरूप ना चल करके वो ज्यादा तेज गति से चलेगा, वो क्या होगा? तो तमाम चीजों का डिस्कस इसमें करेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रक्त की संपूर्ण संरचना को जान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाए बच्चों जंतुओं में आवश्यक तत्वों, खनिजों, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एवं अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के लिए परिवहन तंत्र विकसित है, जिनमें निम्नलिखित भाग सम्मिलित है। नंबर 1 रुधिर, या इसी को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? रक्त। हृदय, तीसरा रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स। ये किसमें पाया जाएगा बच्चों? मनुष्य तथा अन्य स्तनधारी जीवों में, है ना प्यारे बच्चों। यह तंत्र मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के स्तनधारियों में पाया जाए। मजा आ रहा है बच्चों? हाँ, नहीं बोलेगा। मजा नहीं आ रहा है? यस। जितनी बातें बच्चों पढ़ा देते हैं बस ईमानदारी से सुन लो, तुम लोग एकदम ध्यान से सुनो। किताब नहीं भी पढ़ोगे ना, सब कुछ हम लिख दे रहे हैं, सिर्फ ध्यान से सुनते चले जाओ किन किन चीजों का सम्मिलित रूप होता है।
समझिए, रक्त, या इसी को क्या कहेंगे, रुधिर, है ना, रक्त या क्या, रुधिर। सुनो क्या है रुधिर या रक्त। सबसे पहला चीज क्या है कि यह रुधिर या रक्त कहाँ पाया जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, पहली बात। उसके बाद क्या है बच्चों, ध्यान से सुनते चले जाएंगे कि रुधिर या रक्त जो होता है ये कैसा द्रव होता है, गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 7.4 होता है। और यह रक्त क्या करते हैं बच्चों, तरल संयोजी ऊतक भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि रक्त का प्रवाह जहां जहां होता है वो अपने आसपास के जितने भी ऊतक हैं या कोशिकाएं हैं उनसे वो कनेक्ट रहती है ना, इसीलिए इसको संयोजी ऊतक भी कहा जाएगा, यानी ये कहलाता है तरल संयोजी ऊतक। और बोला जाएगा बच्चों कि यह जो होते हैं मनुष्य में यह अपने भार के लगभग 7%, बोलो कितने, 7% जो है रक्त पाया जाता है। तुम्हारे शरीर का जितना वजन है उसका 7% निकाल लो, बस उतना तुम्हारे अंदर रक्त मौजूद है। और अगर तुमसे ये सवाल पूछा जाता है कि वयस्क मनुष्य में रक्त कितने लीटर होते हैं, तो लिखेंगे 5 से 6 लीटर। कितने लीटर, 5 से 6 लीटर। क्लियर है बच्चों, ये हमारे शरीर के भार का कितना परसेंट होता है, 7% होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब रक्त को बांटेंगे। रक्त को बच्चों बांटा गया 2 भागों में, एक बांटा गया बच्चों तरल रूप में और एक बांटा गया ठोस रूप में। एक हो गया तरल में, दूसरा क्या हो गया, ठोस में। तो तरल रूप में प्यारे बच्चों कहा गया कि रक्त का जो तरल रूपी भाग होता है वो कहलाता है प्लाज्मा, या प्लवक भी कहते हैं उसको, प्लाज्मा। और जो ठोस रूपी होता है प्यारे बच्चों उसमें पाए जाते हैं 3 तरह के कण पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, डब्ल्यूबीसी, और अंतिम में आते हैं बच्चों प्लेटलेट्स। इसी आरबीसी को प्यारे बच्चों एरोथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और इस डब्ल्यूबीसी को प्यारे बच्चों ल्यूकोसाइट कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है एरोथ्रोसाइट क्या होता है, इसका रक्त में क्या काम होता है। अब पढ़ा है तुम लोग आरबीसी, पढ़ दिया है लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं, अब यहाँ तो पूछ दिया एरोथ्रोसाइट। अब क्या होगा सर, बच्चों एरोथ्रोसाइट और आरबीसी दोनों एक ही है, उसका बस नाम अलग है। एरोथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी और ल्यूकोसाइट्स बच्चों ये हो लिम्फोसाइट, ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यूबीसी। अब ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक हो गया बच्चों रक्त पट्टिकाणु जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों को हम लोग लिखेंगे, टेंशन ना लें, कोई भी चीज को छोड़ेंगे नहीं। प्लाज्मा, अब आते हैं पहला जो तरल रूपी भाग होता है उसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा जो है संपूर्ण रक्त का 55 से 60% माना जाता है कि प्लाज्मा जो है हमारे शरीर में संपूर्ण रक्त का जितना भी रक्त है, चाहे 5 लीटर हो या 6 लीटर हो, तो संपूर्ण रक्त का जो है बच्चों वो क्या होता है 5 से 6 लीटर, सॉरी 55 से 60% यह प्लाज्मा पाई जाती है। प्यारे बच्चों प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला प्रोटीन प्यारे बच्चों कहलाता है हाइब्रिनोजिन, दूसरा कहलाता है बच्चों प्रोथ्रोम्बिन,
और तीसरा हो जाता है प्यारे बच्चों हिपेरिन, यानी 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है प्यारे बच्चों? इनका काम है रक्त को थक्का बनाना, साथ ही साथ विटामिन के का निर्माण करना, है ना। रक्त का थक्का बनाएगा, विटामिन के का भी निर्माण कर देगा। तो ये काम है प्यारे बच्चों प्लाज्मा का। अब इसी प्लाज्मा से प्यारे बच्चों सीरम तैयार किया जाता है। अब वो सीरम कैसे तैयार होता है प्यारे बच्चों? इसमें होता क्या है, जब हम प्लाज्मा से प्यारे बच्चों फाइब्रिनोजिन को अलग कर देंगे तो हमें जो प्लाज्मा प्राप्त होगी प्यारे बच्चों, वही प्लाज्मा क्या कहलाएगी? सीरम कहलाएगी। यानी फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को ही क्या करते हैं हम लोग? सीरम करते हैं। ये सवाल खूब पूछा गया एग्जाम में, सीरम क्या है? देखो कहां से डेप्थ क्वेश्चन पूछा, डेप्थ क्वेश्चन एकदम पूछ लेता है सीरम क्या है। अब अगर नहीं पढ़ेंगे, ऊपर पढ़े तो खत्म। सिर्फ रक्त पढ़ने से काम नहीं चलेगा, रक्त के अंदर में क्या क्या चीज है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो प्लाज्मा को सबसे पहले देखेंगे रक्त के अंदर में, ठीक है। तो फाइब्रिनोजिन रहित जो प्लाज्मा होते हैं प्यारे बच्चों, उसी को कहा जाता है सीरम। तो इतनी बातें प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों आरबीसी का। अब यह आरबीसी में सॉरी बच्चों, ये ठोस रूप में आरबीसी पहला आता है, यानी लाल रक्त कोशिकाएं। इनका रूप जो है प्यारे बच्चों लाल होता है। क्यों होता है लाल? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाए जाते हैं और यह हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन वर्णक होता है। हीमो का अर्थ होता है बच्चों रंग, और ग्लोबिन का होता है मतलब बच्चों प्रोटीन, यानी दोनों को बांट के बना है हीमोग्लोबिन, यानी प्रोटीन वाला रंग, यानी लाल रंग। हीमोग्लोबिन लाल रंग प्रदान करता है आरबीसी को। और बच्चों यह आरबीसी जो होते हैं इसका निर्माण कहाँ होता है? बच्चों आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होगा। अस्थि मज्जा कहाँ होता है प्यारे बच्चों? हड्डियों के अंदर में जो मलाई होता है जिसको कहते हो, है ना, उसको चूस के खा लेते हो, दरअसल वही है अस्थि मज्जा। वहीं पर बच्चों लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। और बच्चों आरबीसी कोशिकाओं का जीवन काल भी होता है। ये 20 से 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाते हैं, फिर पुनः नए आरबीसी का निर्माण होता है। जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने से पहले वह बच्चे का जब भ्रूण तैयार होता है प्यारे बच्चों, जब बच्चे पेट में जब जन्म लेते हैं, जब बड़े होते हैं, तो उस समय बच्चों आरबीसी का निर्माण यकृत से, प्लीहा से होता है। ये आपको कहीं किताब में खोज के नहीं मिले, मत खोजिए किताब में, बर्बादी है, समय की बर्बादी। हम जितना बोल रहे हैं ना, बस सिर्फ क्या बोले अभी, हम जितनी बातों को बोले बस सुनते चले जाओ। तुमको क्या क्या चीज शरीर की मना। आरबीसी बच्चों जीवन काल इनका 20 से 120 दिनों का होता है। यह आरबीसी बच्चों बनते हैं अस्थि मज्जा में। भ्रूण के समय आरबीसी यही यकृत और प्लीहा में बनते हैं। आरबीसी की जो कोशिकाएं होती है बच्चों, ये जाकर के मरती है कहाँ पे? यकृत एवं प्लीहा में जाकर मरती है, वहां जाके मर जाती है। इसीलिए बच्चों आरबीसी का यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, क्योंकि वो वहीं जाकर मर जाती है। काम खत्म बच्चों। और भी इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं कि मनुष्य एवं अन्य स्तनधारी जंतुओं के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी है बच्चों। ऊंट एवं लामा एक ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। याद हो गया? जितना बात हम बता रहे याद हो रहा है ना दिमाग में? क्या लग रहा है ना कुछ नया चीज समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये सभी चीजें होती है बच्चों। तो इतनी सारी बातों को हम लोग लिखेंगे, जब लिखने भिड़ते हैं तब समझा नहीं पाते, तो अभी समझा देते हैं, जब लिखेंगे तो याद आ जाएगा, हाँ सर ये बोले थे, ये क्लियर है बात को बच्चों। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी को बच्चों क्या कहा जाता है? लिम्फोसाइट कहा जाता है, इसका नाम है।
WBC में बच्चों केंद्रक पाया जाएगा। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। किसका जीवन काल ज्यादा था? RBC का 20 से 120 दिनों का था, लेकिन WBC का जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है। इसमें केंद्रक पाया जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें केंद्रक पाया जाएगा। और यह WBC में बच्चों रोग को लड़ने की क्षमता होती है। ये शरीर में क्या काम करता है? तो रोग प्रतिरोधक रहता है, ये शरीर में रोगों से लड़ने का काम करता है। और बात करेंगे बच्चों कि अब यहाँ पर पहले RBC में एक चीज छूट गया था बच्चों कि RBC जो होते हैं बच्चों वो RBC RBC में जो है तुम्हें लोहा की मात्रा पाई जाएगी, है ना, लोहा की मात्रा। इसीलिए लोहा की मात्रा पाई जाएगी प्यारे बच्चों कि वो ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया वो कर सकता है, लेकर जा सकता है। WBC बच्चों ये क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाता है, रोगों से लड़ने का काम करता है। ये 2 से 4 दिनों का होता है इसका पीरियड। ये भी कहाँ जाकर मरता है? यकृत और प्लीहा में जाकर ये भी मर जाता है। उसके बाद आता है बच्चों रक्त पट्टिकाणु, जो अंतिम है। रक्त पट्टिकाणु को प्रोथ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। रक्त पट्टिकाणु इसलिए इसको बोला गया प्यारे बच्चों कि जब कहीं तुम्हारा कोई भाग कट जाता है या फट जाता है तो उस जगह में 2 से 4 घंटों के अंदर ही वहां पर रक्त को जमा कर देता है, यानी जम जाता है वो रक्त वहां। क्लियर बात है बच्चों? तो वो भाग जो है तुम्हारा वो जम जाता है, अर्थात वो घाव अपने आप भर जाता है। क्लियर बात है बच्चों? तो ये काम है हमारा रक्त पट्टिकाणु का। इसमें पाया जाता है बच्चों, क्या बोले, इसमें क्या पाया जाएगा? इसको दूसरा चीज थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। क्लियर बात है बच्चों? और एक बात कि रक्त पट्टिकाणु की संख्या घट जाती है। कब घटती है बच्चों? जब किसी को डेंगू ज्वार होता है। जब किसी को डेंगू ज्वार होगा तो यही रक्त पट्टिकाणु की संख्या दिन प्रतिदिन घटती चली जाती है और डॉक्टर सलाह देता है जल्दी से इसका रक्त पट्टिकाणु को बढ़ाना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? प्लेटलेट्स उसका शरीर से अंदर से घट रहा। तो ये थी तमाम रक्त के बारे में चर्चा। अब हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट लिखना शुरू करेंगे। रक्त चलो लिखा जाए। इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसे तरल संयुति ऊपर बताते हैं। संपूर्ण शरीर के भार का 7% होता है। वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर पाया जाता है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा एक वर्ष के 2 लीटर कम रक्त होता है। आधा लीटर कम होगा। ठीक है, रक्त शरीर के आवश्यक खाद्य पदार्थों को आवश्यक पदार्थों को
हाथ से दूसरे हाथ तक ले जाने का कार्य करता है। चलिए, रक्त का प्रकार, रक्त के प्रकार पहला लिख देंगे प्यारे बच्चों, तरल रूपी प्रकार, तरल रूपी प्रकार, दूसरा हो जाएगा बच्चों ठोस रूपी, तो तरल रूपी प्रकार में कौन आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्लाज्मा, या इसी को क्या कहते हैं, प्लवर। प्लाज्मा को ये प्यारे बच्चों प्लवर कहेंगे, प्लाज्मा। ठोस रूपी में आ जाएगा प्यारे बच्चों तीन तरह के, सबसे पहला लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं जिसको हम लोग आरबीसी भी कहते हैं, पूरा फुल फॉर्म इसका हो जाएगा रेड ब्लड कॉर्पस पल्स। दूसरा हो जाएगा प्यारे बच्चों श्वेत रक्त कणिकाएं, या फिर इसी को कहेंगे दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, श्वेत रक्त कणिकाएं या WBC या लिम्फोसाइट्स। व्हाइट ब्लड, अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, जिनको लिखना है लिख सकते हैं। इसका हो जाएगा रक्त पट्टिकाणु, या प्लेटलेट्स, देखो तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हेडिंग लगा देंगे प्लाज्मा या प्लवर। प्लाज्मा या प्लवर आज ही पूरा खत्म करके ही जाएंगे। लिखा जाएगा बच्चों प्लाज्मा, उस जगह प्लाज्मा क्या है ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा संपूर्ण रक्त में 55 से 60%, संपूर्ण रक्त का 55 से 60% भाग होता है, जिसमें आवश्यक प्रोटीन के साथ साथ 90% जल, 60% प्रोटीन, 0.9% लवण, 0.18%
वसा एवं अन्य कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यह रंगहीन गाढ़ा लव होता है जिनमें निम्नलिखित प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन पाए जाएंगे बताओ? सबसे पहला लिखेंगे नंबर 1 हाइड्रोनोजिन, हाइड्रोनोजिन, हाइड्रोनोजिन। कौन सी आवाज कर रहा है? कौन फेंक रहा है? कहाँ से? हाइड्रोनोजिन प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन। हाइड्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन, यह प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। अब लिखेंगे प्यारे बच्चों सीरम क्या है? तो बोलो तो क्या बोले थे हम लोग सीरम? यार हाइड्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सीरम कहते हैं। लिखा जाएगा सीरम। जब प्लाज्मा से हाइड्रोनोजिन को हाइड्रोनोजिन को हटा दिया जाता है, अर्थात हाइड्रोनोजिन रहित रक्त को क्या कहते हैं बच्चों? सीरम कहते हैं। कितना अच्छा इसका नाम को चुराया है बोलो। तेल कंपनी इसी के नाम को चुरा गया। नहीं लिखता है सीरम, है ना? तेल का भी सीरम वहीं से आया। तो हाइड्रोनोजिन रहित जो भी प्लाज्मा होगा प्यारे बच्चों, जब प्लाज्मा से हाइड्रोनोजिन को हटा दिया जाता है, अर्थात हाइड्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। चलिए अब आते हैं प्यारे बच्चों हमारा नंबर 1 में। वो नंबर 1 है प्यारे बच्चों क्या? आरबीसी। यहाँ पूरा फुल फॉर्म लिखने का जरूरत नहीं है क्या, क्योंकि हम डिफिनेशन में पहले ही प्रकार में लिख दिए। कोई दिक्कत? अगर शॉर्ट में ही हम लिख दें तो चलिए ठीक है, लिखा जाएगा बच्चों। अच्छा कहीं पर जो ठोस रूप भी लिखे थे वहां पे लिख देना तो बच्चों 45%, बगल में लिख दो ना। ठोस रूप पाया जाएगा 45 से 40 से 45%। अच्छा 40 से 45% से 45%। ठोस रूप कितना पाया जाएगा? 40 से 45% पाया जाएगा। क्लियर है? आरबीसी के बारे में हम लोग बहुत सारा चीज इसमें डिस्कस किए थे। सबसे पहला चीज है कि आरबीसी रक्त का एक महत्वपूर्ण
अच्छा यहाँ पे प्लाज्मा वाला में तो छूट गया बच्चों, कुछ फेक लाइन छूटा है, वो ये है यहाँ अजीवित होती है, अजीवित, यहाँ अजीवित है जगह कहीं पर, यहाँ अजीवित होगा जगह देखो एक लाइन चाहिए, यहाँ अजीवित होती, जिंदा नहीं होती है। आरबीसी रक्त का एक महत्वपूर्ण ठोस कण है जिसमें हीमोग्लोबिन 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 नामक प्रोटीन बनक पाए जाते हैं, जिसके कारण रक्त का यह कण लाल होता है। आरबीसी ही शरीर के बाह्य भागों से, शरीर के बाह्य गैसों O2 एवं CO2 से अस्थायी तौर पर जुड़ता है एवं आवश्यक कोशिकाओं में विघटित होता है। बच्चों हीमोफीलिया का नाम सुने हो? हीमोफीलिया से बताएंगे देखिए ईमानदारी से बस कॉपी को पढ़ते चले जाए, कॉपी में सारी बातें लगी हैं। अब तुम लोग पिछले ही क्लास में बता चुके थे बच्चों, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि मतलब पीछे तुम लोग पढ़े नहीं, काहे पढ़े हो? गलत बात, क्या रे नहीं पढ़ा है तो ऑक्सीजन के साथ सबसे लास्ट है, पिछला चैप्टर का सबसे लास्ट में हम लिखते हैं, है ना। ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा प्यारे बच्चों, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा प्यारे बच्चों। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कैसा रंग का होता है? हीमोग्लोबिन लाल रंग का। हीमोग्लोबिन में लोहे की मात्रा होती है, याद रखिएगा लोहे की मात्रा होती है। जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन कम होगा इसका मतलब उसके शरीर में आरबीसी कम है, और आरबीसी कम है तो ऐसा शरीर अस्वस्थ होगा, यानी दुबला पतला होगा काफी ज्यादा, ठीक ना, और वो हमेशा बीमार रहे। तो ध्यान रखें हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और प्यारे बच्चों यही हीमोग्लोबिन है जो हमारे शरीर के अंदर में जो है तुम लोग बोल सकते हो कि पीत, जो पीत होते हैं उसको भी कंट्रोल करके रखना, ठीक है। चलिए कहाँ तक गए हम लोग? आरबीसी। हाँ, आरबीसी का जीवन काल होता है, हाँ इसका जीवन काल 20 से 120 दिनों का होता है। इसका निर्माण क्या कहाँ होगा बताए कभी? इसका निर्माण क्या कहते हैं उसको? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होगा इसका निर्माण बच्चों? अस्थि मज्जा। और इसकी मृत्यु कहाँ होगी? यकृत या प्लीहा, यकृत या प्लीहा में होता। अच्छा बच्चों मनुष्य की जो आरबीसी है उसमें लिखेंगे केंद्रक नहीं पाया जाता है। मनुष्य के तथा अन्य स्तनधारी जंतुओं के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद भी है ना, अपवाद बताए थे तो क्या हुआ था? लामा बच्चों देखें कभी ये ऊँट की तरह ही होता है, लेकिन वो ठंडे प्रदेश है ना, ऊँट की तरह दिखता है लेकिन वो ठंडे प्रदेश में होता है। लिम्फो लिखते हैं ना, लिम्फो ऐसे में लिम्फोसाइट उसी में पाया जाता है, यानी इसको लिम्फोसाइट बोलते हैं। चलो बच्चों हेडिंग लगाएंगे, उसमें लिखेंगे WBC यानी श्वेत
रक्त कणिकाएं या ल्यूकोसाइट, बच्चों सही कर लेना उसको, ल्यूकोसाइट्स। ठीक, तो चलिए लिखा जाए। लिखा जाएगा WBC RBC की तुलना में बहुत कम ओसीपी, बहुत कम संख्या में ओसीपी कण के रूप में पाए जाते हैं। यह रोग प्रतिरोधक का कार्य करता है। इसमें केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है, इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। इसका जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है और यह भी यकृत या प्लीहा में होती है। चलिए अंतिम बढ़िया प्यारे बच्चों, रक्त पट्टिकाओं। इसे प्रमोसाइट्स भी कहते हैं। यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। इसका भी जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। डेंगू रोग वाले व्यक्ति में किसी की संख्या एक चीज आरबीसी में छूटा था बच्चों, ध्यान से सुनना। जब हम लोग सोते हैं ना तो उस समय 5% कम आरबीसी का निर्माण होगा, ध्यान रखिएगा। सोते वक्त कम होगा, लेकिन जब हम लोग 4000 मीटर की ऊंचाई तक अगर हम लोग चढ़ते हैं ना, ऊपर जाएंगे तो वायु का दबाव कम होगा, तो ऐसे कंडीशन में 30% अधिक आरबीसी बनेगा, जिसके कारण प्यारे बच्चों क्या होगा, नाक से ब्लडिंग आना। यहाँ तक रहने दीजिए।